नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। आज 3 मार्च है। 3 मार्च यानी आज के दिन ही पूरी दुनिया विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाती है। विश्व वन्यजीव दिवस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी महत्ता क्या है, और आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसी परेशानियों से जूझ रही है, ऐसे में वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, कैसे वन्य जीवों को बचाया जाना चाहिए, हमारे जंगलों को कैसे बचाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमने इसी से जुड़ा हुआ विषय भी चुना है। आज हमारा जो विषय है वो है विश्व वन्यजीव दिवस एवं जीवों का संरक्षण। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है 3 प्रमुख अतिथियों को, 3 विशेषज्ञ अतिथियों को। सबसे पहले हम आपको इनसे परिचय करवा देते हैं। मेरे ठीक दाहिनी ओर मौजूद हैं डॉक्टर ठाकुर रविंद्रनाथ। डॉक्टर ठाकुर रविंद्रनाथ पूर्व प्राध्यापक हैं वनस्पति विज्ञान के। बहुत बहुत स्वागत आपका। उनके ठीक बगल में देवप्रिय दत्ता मौजूद हैं। देवप्रिया दत्ता पर्यावरणविद हैं और तरुमित्रा संस्था से जुड़ी हुई हैं। आपका भी स्वागत। और देवप्रिय दत्ता के ठीक बगल में मौजूद हैं सुनील कुमार पांडे जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में। तो चर्चा की शुरुआत हम ये करते हैं कि क्यों आखिर वन्यजीव संरक्षण दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, विश्व वन्यजीव दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है। सबसे पहले हम चलते हैं ठाकुर रविंद्रनाथ जी के पास और ये जानते हैं ठाकुर रविंद्रनाथ जी, जैसा कि आज के दिन पूरी दुनिया जो है वो विश्व वन्यजीव दिवस को मनाती है। इस दिवस को मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी आखिर? मैं समझता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सभा के 20 दिसंबर 2013 के 68वें सत्र के 68/205 प्रस्ताव के द्वारा 3 मार्च को वन्य जीव संरक्षण दिवस घोषित किया गया। और इसलिए किया गया कि उसके पूर्व 3 मार्च 1973 को साइट्स हुआ था। साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। यह महसूस किया गया था कि दुनिया से वन्य जीव की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। वन्य जीव कहने का मतलब यह है जो हमारे नियंत्रण में नहीं हो। वो पौधे हो सकते हैं और वो हो सकते हैं एनिमल्स हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, लेकिन दोनों प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अपना जीवन बिताते हैं और उन पर किसी मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। उन सभी, चाहे वो प्लैंक्टॉन्स हों अथवा बड़े बड़े टाल ट्रीज हों, कोनिफर्स हों, अथवा श्रब्स हों, हर्ब्स हों, चाहे जल में रहने वाले छोटे छोटे माइक्रोब्स, प्लैंक्टॉन्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, वो सारे के सारे एक पूरे इकोसिस्टम का जो निर्माण करते हैं, छोटे से इकोसिस्टम का, उनकी विलुप्ति हो रही है। यह महसूस किया गया। इसलिए लगा कि इनको बचाना बहुत ज़रूरी है और इसलिए यह घोषित किया गया 3 मार्च को कि विश्व में वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। इसके पीछे कुछ खास उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि इन वन्य जीवों को कैसे संरक्षित किया जाए और इनकी विलुप्ति को कैसे बचाया जाए। दूसरी बात यह है कि यह महसूस किया गया कि ज़रूरी है कि लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है और वन्य जीवों की आवश्यकता और प्रकृति के संतुलन की बात लोग जानें तथा साथ मिलकर हम कैसे काम कर सकें। इन उद्देश्यों के साथ इस वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की गई और आज वह दिवस है। बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपके साथ बैठ करके इस बहुत ही गंभीर और आज के लिए बहुत अति आवश्यक विषय पर हम लोग चर्चा के लिए बैठे। चलिए, तो आज का जो विषय है ये अति आवश्यक है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से हम जूझ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। वैसे में ये चर्चा और भी अहम हो जाती है। देवप्रिया से हम जानते हैं, देवप्रिया अहम है ये। आप लगातार युवाओं के बीच में कहते हैं, हम उनके बीच में जाके काम करती रही हैं पर्यावरण के ऊपर। क्या लगता है कि जो नई पीढ़ी है वो वन्य जीव संरक्षण के प्रति कितनी जागरूक है, कितना अहम वो मानती है उसे? सबसे पहले तो थैंक यू। मुझे यहाँ पे जब हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मना रहे हैं, मॉर्निंग में आज हम लोगों ने सेम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के ऊपर में चर्चा
यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं थे, वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे और बच्चों से बातचीत करने के बाद यही चीज़ सामने आया कि हम वन्य के बिना और वन्य जितने भी जीव जंतु हैं उनके बिना हमारा भी अस्तित्व खतरे में है। हम लोगों का भी जो गतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो चुका है। तो अगर हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है तो हमारा जो फ्यूचर का जो पीढ़ी है, जो प्रेजेंट अहम रोल है, खास करके तरुमित्रा जैसे काम करता है जैव विविधता के बारे में। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो डेज हैं, रुचि लेते हैं अभी जो डे, छात्र हैं से देखते हैं, रुचि लेते हैं कि भाई हमें पर्यावरण को बचाना है, हमें जंगलों को बचाना है, हमें जीवों को बचाना है, कितना रुचि लेते हैं वे, ये बताएं आप। संवेदनशीलता उनमें है और उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए एक्सपर्ट्स की, उनको अपने गुरु के, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी हुए हैं और वो जानते हैं कि अभी हर सेकंड में दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई एक प्रजाति विलुप्त हो रहा है, विलुप्त प्राय है। तो स्टूडेंट्स के प्रति और स्टूडेंट्स को नेचर के प्रति ये संवेदनशीलता उनमें है, मगर उनको सही मार्गदर्शन का भी ज़रूरत है ताकि वो सही उस है कि कैसे बाकी के लोगों को भी हम लोग जागरूक कर सके। इंटरैक्टिव सेशंस के साथ, नुक्कड़ नाटक के साथ, आजकल सोशल मीडिया है जिसको युवा बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने मैसेज को सोशल मीडिया के थ्रू वीडियोस भी बना के, पिक्चर्स बना के, अपने बातों को रखकर इस तरीके से वो खुद भी अवेयर हो रहे हैं, तो संवेदनशील हो रहे हैं। अलग अलग माध्यमों से, जो सशक्त माध्यमों से जागरूक करने की जरूरत है वन्य जीवों को बचाने के प्रति। तो 10 लाख वन प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त होने के कगार पर है इन दिनों, और इन्हें बचा काफी महत्वपूर्ण है कि इन्हें बचाया जाए। जी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं लगातार और वन्य जीवों को बचाने की बात हो रही है, इसमें स्थानीय जो समुदाय बात करें तो उनकी भूमिका को किस तरह देखते हैं? क्योंकि आदिवासी समुदाय जो है वो वन्य जीवों से काफी जुड़ा हुआ है, वो उस परिवेश में भी रहता है। तो क्या एक पत्रकार के नज़र से आपने काम भी किया है, तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय समुदायों की होगी? अभी मैं पिछले 15 दिन पहले वाल्मीकि नगर गया था जी, वो नेशनल रिजर्वायर है। तो वहाँ क्या है कि आम व्यक्तियों का ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एंट्री नहीं है जी। लेकिन आप बड़े डायस्पोरा में आप यदि बात करना चाहें तो वहाँ लोगों के साथ, जंगली जीवों के साथ, जंगली वातावरण के साथ कुछ लोगों को अलाउ किया गया है कि वो रह सकते हैं। जैव विविधता बचाना ये उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए जीना जरूरी है। जी। इतना लोभी हो चुका है और उसी का परिणाम है के लिए उनका जीना जरूरी है, इस बात को हम भूल गए और उसी का नतीजा है कि आज ये स्थिति सप्ताह में ही एसी चलाकर सो रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें सुखद संकेत ये है कि गवर्नमेंट ये 18 फरवरी को पिछले चीता को लेकर एक बड़ा काम केंद्र सरकार ने किया और आपको यह जान के खुशी होगी कि पूरे विश्व के लिए भारत एक संदेश दे रहा है। कुनो जो अभ्यारण्य था उसमें जो चीते लाए गए, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 2 खुशहाल है और वो पूरा नैसर्गिक जीवन जी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज सरकार के स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन जो सबसे प्रधानमंत्री जी ने काफी बड़ा इनिशिएटिव शुरुआती दौर में कुछ शावक जो थे मर गए, लेकिन ये होता है क्योंकि उनकी सूटेबिलिटी यहाँ नहीं बन पा रही थी। लेकिन अभी कई बच्चे जन्म लिए हैं और बड़े आनंद से उसका कई वीडियो वायरल हुआ था, प्रधानमंत्री खुद उसको देखने गए थे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। ये पूरे विश्व के लिए मैसेज है कि भारत इस ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अब कितना चिंताजनक है कि आपके बाघों के मामले में हम लोग बहुत आगे थे। एशियन कंट्रीज में भारत लीड पे था, लेकिन आज गई, अब जाके उसको हम लोग सुरक्षित कर रहे हैं। तो अब अच्छे स्थिति में आ गए हैं। स्थिति ये जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की एक रिपोर्ट आई थी 1991 में, सिर्फ 91% विलुप्त हो चुके थे बाघ। तो हम ये समझ ही नहीं पाए कि इनका जीना हमारे जीने के लिए जरूरी है। ये हम अपने जीने की यदि चिंता कर रहे हैं तो उनका जीना जरूरी है। लोग ये समझ नहीं पाते कि अगर बाघ नहीं रहेंगे तो मानव का अस्तित्व भी कहीं ना कहीं नहीं रहेगा। इंसान के अस्तित्व के लिए बाघों का अस्तित्व बड़ा जरूरी है, इसे समझने की जरूरत है।
डॉक्टर ठाकुर रविंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी चर्चा हुई कि भाई बाघों का रहना बड़ा ज़रूरी है, इस तरह से बाघों के रहने के लिए कहीं ना कहीं वनस्पतियों का बचना बड़ी ज़रूरी है। तो वनस्पतियाँ तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं, इस क्या कारण है कि वनस्पतियाँ तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं, और पूरा इकोसिस्टम कैसे वनस्पतियों के विलुप्त होने से बिगड़ रहा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी, देखिए, वनस्पतियाँ केवल प्रोड्यूसर है, कुछ लेती नहीं है किसी से जी। और वनस्पतियाँ नहीं हों तो फिर जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है, क्योंकि कार्बन का अवशोषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया में और ऑक्सीजन का निष्कासन उस प्रक्रिया के द्वारा ये करती हैं। दूसरा चीज़ कि थर्मो रेगुलेशन, वातावरण के कंडीशनर्स हैं ये। ट्रांसपीरेशन के द्वारा जो जल फेंकती, जो छोड़ते हैं वनस्पतियाँ स्टोमेटा के द्वारा, वातावरण ठंडा होता है। वर्षा, जहाँ वन है वर्षा होती है, तो वर्षा जल का संरक्षण भी जी संरक्षण भी करते हैं जड़ों के द्वारा। ये सॉइल कंजर्वेशन, वर्षा ही जल का ही नहीं, सॉइल कंजर्वेशन के द्वारा होता है। मृदा का क्षरण ये रोकती हैं। दूसरा चीज कि बाघ के लिए रहेंगे कहाँ, हैबिटेट, आवास तो केवल वनस्पतियाँ ही देती हैं जी। और ये पूरा सिस्टम फूड वेब और फूड चेन के द्वारा सभी जीव चाहे वो प्लांट्स हो अथवा वो एनिमल्स हों, सभी एक चेन में जुड़े हुए हैं। और सीकर के चेन की किसी एक कड़ी को तोड़ देने पर पूरी कड़ी टूट जाएगी कड़ी जी। तो हरिन चरता है घास, हरिन को बाघ खाता है। हरिन भी जरूरी है बाघ के लिए, घास जरूरी है हरिन के लिए। तो एक सिस्टम जो बना हुआ है, इकोसिस्टम एक बना है, बना हुआ है। और अगर वनस्पतियां नहीं रहें तो फिर किसी जीव का अस्तित्व नहीं रहेगा। एक चीज लेकिन मैं वैज्ञानिक रूप से वनस्पति विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण मैं कहना चाहूँगा कि एक्सटिंक्शन भी एक विकास की, इवोल्यूशन की प्रक्रिया है, इवोल्यूशन की प्रक्रिया है। और 1 मिलियन ईयर्स में 10% एक्सटिंक्शन हो जाता है। 10 मिलियन ईयर्स में 30% एक्सटिंक्शन हो जाता है। वैसे ही 100 मिलियन ईयर्स में 65% वह एक्सटिंक्शन विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि जेनेटिक चेंजेज के द्वारा नई प्रजातियों का विकास होता है ताकि जीव की जो क्रिया है बनने की बिगड़ने की बराबर मेंटेन हो पूरा वातावरण। लेकिन खतरा इससे है कि जो मानव जनित एक्सप्लॉयटेशन है वनस्पतियों का, जीवों का, अब अंधे दौड़ में विकास की प्रक्रिया को, जो सस्टेनेबल विकास की प्रक्रिया हम नहीं मानते, ईंधन का खूब दहन जलन, अगर हम इस सोच लें कि हम सार्वजनिक वाहन में जाएं, अगर एक आदमी एक गाड़ी पर नहीं जाए तो प्रदूषण से ही कम हो जाएगा। लेकिन विकास के इस अंधे दौड़ में इस सुविधा भोगी इंसान सुविधा भोगी होता चला गया, ये होते चले जा रहे हैं। इस कारण से हम इन प्रकृति के जीवों के प्रति और प्रकृति के पूरा सस्टेनेबिलिटी के प्रति हम सोच ही नहीं पाते हैं। प्रकृति का दोहन भी बढ़ा है इनके कारण। इसलिए जो ये विलुप्ति है वनस्पतियों की और जीवों, इस मायने में मानव जनित ज्यादा हानिकारक है। चलिए, तो मानव को कहीं न कहीं सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि मानव ने जिस लोभ के कारण मानव वनों को लगा रहा है, और वन ही नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे। देवप्रिया, ये अभी बात हो रही है कि भाई जो है लालच की प्रवृत्ति बढ़ रही है इंसानों में। एक और वजह है जैसे तस्करी, कि जानवरों की तस्करी भी काफ़ी तेज़ी से होती है। वनों में लकड़ियों की तस्करी होती है, जानवरों की तस्करी होती है। तो जो वन्य तस्करी होती है, इसका कितना प्रभाव मानती हैं वन्य जीवों के क्षरण के ऊपर, वन्य जीवों के विनाश के ऊपर? हम इसका ये प्रॉब्लम का कॉज भी आपको बताएंगे और इसका एक सोल्यूशन जो हो सकता है वो भी आपको बता सकते हैं। अवैध रूप से तस्करी हो रहा है, पोचिंग हो रहा है, एंडेंजर्ड स्पीशीज हमारे हमेशा के लिए विलुप्त भी हो रहे हैं। उनके साथ साथ जो फ्लोरा फौना है, हैबिटेट है, बायोडाइवर्सिटी है, पूरा का पूरा वो इफेक्ट हो रहा है।
मगर इसको अगर कंट्रोल करना है तो इसके लिए भी जो लोकल जो आदिवासी है, जहाँ के जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया के जितने भी अगल बगल के लोग हैं, उनके साथ मिलकर हम लोगों को उन कम्युनिटीज़ के साथ हम लोगों को मिलकर अगर हम लोग अवेयरनेस अगर प्रोग्राम करें, उनको अगर बताएं, क्योंकि वो लोग खुद ही जानते हैं कि जंगल उनके लिए भी ट्रेजर है, सब कुछ है, उनके लिए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी है, और वहीं से वो लोगों को अपना मेडिसिन सब कुछ उनका उसी से उनको मिलता है। तो वो लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, वो लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ताकि सही इंफॉर्मेशन दे सके आसपास के लोगों को, गवर्नमेंट को, एजेंसीज को, जो इस तरह के इलीगल पोचिंग को या हंटिंग को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि वही जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, जो आपके इंडिजिनस जो कम्युनिटीज़ हैं, उन्हीं में से ही अगर देखा जाए कहीं ना कहीं उनके पास इंफॉर्मेशन रहते हैं, ठीक है। तो उनको अगर बताया जाए, उनको अगर कॉन्फिडेंस में लाया जाए और उनको बताया जाए कि उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरे बायोडाइवर्सिटी को, इस पूरे वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करके रखने में, तो मेरे ख्याल से ये तस्करी का अभी जो आप बोल सकते हो ग्राफ बहुत ज़्यादा हाई हो गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ब्लैक मार्केटिंग आप बोलो या जिस तरीके से जो भी आप बोलो जिसका हनन हो रहा है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मगर उन्हीं कम्युनिटीज़ को पहले हम लोगों को गुडविल में लाना होगा, उनको बताना होगा कि आप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, एजेंसी के साथ, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अगर आपको अपना भी फ्यूचर को अगर कंट्रोल करना है। तो स्थानीय लोगों की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आदिवासी की भूमिका है, जो आदिवासी लोग वहाँ बसते हैं, उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन्हें पहले हमें जागरूक करना होगा। और आदिवासी जो लोग हैं वो उससे जुड़े भी होते हैं, और वो अगर जागरूक हो जाएंगे तो वन्य तस्करी जो है वो उस पर काफ़ी लगाम लगाया जा सकेगा, वन्य जीवों की तस्करी पर लगाम लगाया जा सकेगा और इस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। सुनील कुमार पांडे जी, ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बात किया कि भाई जिस तरह से चीतों को लाया गया, तो आप पत्रकारिता के दौर में क्या कोई केस स्टडी इस तरह की आपके जेहन में है कि जिससे एक बड़ा बदलाव आया हो वन्य जीवों के ऊपर और वन्य जीवों का संरक्षण लोगों ने किया हो खास तौर पे? देखिए, केस स्टडीज की आप जहाँ तक चर्चा करेंगे तो सरकारी स्तर पर एक बड़ा काम हुआ जी, जल जीवन हरियाली जी जी, जो बिहार सरकार ने अपने 7 निश्चय योजना में एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी, वो इंटरलिंक्ड है, कई योजनाओं को उसमें शामिल किया गया है। जल भी है, जीवन भी है, और हरियाली भी है, और हरियाली की जहाँ बात आएगी तो फिर जीवों की बात आ जाती है। बिल्कुल। तो ये कोऑर्डिनेटेड एक योजना जो बिहार सरकार की है, ये बहुत ही बड़ा प्रभाव छोड़ रही है। और खुद मैंने आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो यहाँ के सीएम हैं वो खुद निजी रूप से इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और वो इस बात के लिए बड़ा सतर्क रहते हैं कि जल का स्तर क्या हो और किस तरह से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके, कई विभाग हैं इसमें, क्योंकि एक बड़ी वजह जो है भूजल स्तर का गिरना भी होता है। अगर वनों के खत्म होने में एक बड़ा कारण ये है कि भूजल का स्तर जो है वो लगातार गिर रहा है। हर साल इस पर रिपोर्ट हो रहा है। ये तो बिहार सरकार की बात हुई, लेकिन अक्रॉस ऑफ द वर्ल्ड आप कहीं भी जाएंगे तो इसकी चिंता अब एक पटल पर आ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। रामसर एक जो योजना है 1971 में यूनेस्को में ये तय हुआ था कि वेटलैंड जो है, आर्द्र भूमि जो है पूरे वर्ल्ड में, उसको संरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि अपने आप यदि आप उसका संरक्षण करेंगे तो कई जीवों का जीवन वो तो बचेगा ही, और बाढ़ प्रबंधन हो या एक साइकिल, गुड साइकिल, हेल्दी साइकिल जो वातावरण में बने, उसमें उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। बिहार इस मामले में बड़ी लकी है, क्योंकि ये आर्द्र जो रामसर जो सेंटर है, बिहार में कई सेंटर्स हो गए, जिसमें बेगूसराय का जो सबसे एक बड़ा इलाका कांवर जो झील है, तो आप इस बात को समझिए कि वो तो टूरिस्ट प्लेस बनेगा ही, और चिड़ियों के लिए एक बड़ा बेजोड़ कंडीशन नैसर्गिक रूप से पैदा होता है। सरकार इस पर काम कर रही है, और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जागरूकता, जैसे मैम ने कहा, बच्चे जागरूक हैं, हमारे आपके एज के लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, या जीवन में उनकी दूसरी कोई प्राथमिकता है। आप घर में देखिएगा, आपके बच्चे जिद कर देंगे कि नहीं ऐसे मत कीजिए, पानी मत बर्बाद कीजिए, प्लांट को लगाइए। बच्चों में जागरूकता बढ़ी है। ये बहुत सुखद संकेत है, और ये आने वाले समय में इसका बड़ा बदलाव दिखने को मिलेगा, यह मैं आश्वस्त हूँ। चलिए, तो बच्चे कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं, जो नई पीढ़ी है वो जागरूक हो रही है, और ये एक सुखद संयोग है, ये एक सुखद जो है वो एक संकेत है, ये कहना है। लेकिन और ये काफ़ी अच्छी बात भी है कि जो नई पीढ़ी है वो जागरूक हो रही है, और हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उसे भी वो जागरूक कर रही है, और कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम सचेत होंगे और जो
वन्य जीव हैं उनके प्रति हमारी जागरूकता बढ़ेगी और वन्य जीव भी मुस्कुराते हुए रह सकेंगे। हम ठाकुर जी से जानते हैं कि डॉक्टर ठाकुर ये बताइए आप कि जिस तरह से अभी बात हो रही है लगातार, एक इन दिनों देखेंगे तो जो वन्य जीव हैं और मानव दोनों के बीच टकराहट काफ़ी बढ़ गया है। जैसे हाथियों को आप देखें, हाथियों का समूह निकल के आ जाता है जंगल से बाहर और ग्रामीण इलाकों में तबाही मचाता है। तो वो जो संबंध था, बाघ को आप देखेंगे कि बाघ जैसे वाल्मीकि नगर में ही बात होती है तो कई बार बाघ बाहर घूमते हुए दिख जाते हैं। खासतौर पर अगर झारखंड के इलाकों की बात करें हम, तो लगातार जो है मानव और हाथियों का संघर्ष, मानव और भालुओं का संघर्ष, ऐसे कई जीव और मानव का संघर्ष काफ़ी बढ़ा है। क्या कारण है इसका और इसका निदान क्या देखते हैं आप? जहाँ तक मेरी समझ है, हम जो होमोसिपियंस हैं, मनुष्य हैं, वो मान लेते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम टू कंकर द स्पेस, हम पूरे ब्रह्मांड को हम जीत लेंगे। और इस जो सुपरसिटी है जो अंदर से उनकी, वो टकराहट पैदा कर रही है। चींटी जान जाती है कि वर्षा होने वाली है। चिड़िया धूल में जब लेटती है, पानी में नहाती है, तो समझ जाते हैं कि वर्षा होने वाली है, कि अकाल पड़ने वाला है। हाथी पहचान लेता है अपने को, अपने बच्चों को, अपने सेवक को। तो यह मान लेना कि वो नहीं जानते हैं, हमारी भावनाओं को भी लगता है कि पढ़ लेते हैं और भावनाओं को काफी ज्यादा वो समझते हैं। और हाथी के बारे में अगर कहें तो काफी संवेदनशील माना जाता है हाथी को, काफी संवेदनशील है। इसलिए मनुष्य की जो क्रूरता है, क्रिया के विपरीत और बराबर की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक काम है प्रकृति में, यह होना स्वाभाविक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि वो वनों पर आधारित हैं और वन केवल मृदु का क्षरण, वर्षा रोकते नहीं, वर्षा कराते ही नहीं, बल्कि वो फल भी देते हैं, भोजन भी देते हैं। आवास ही नहीं देते, भोजन भी देते हैं। अब हाथी का प्रिय भोजन क्या हो सकता है? महुआ, अच्छा आकर्षित होता है। हाथी का भोजन क्या होता है कि धान, ईख, और जंगल में पेड़ पौधे समाप्त हो रहे हैं, महुआ के पेड़ अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। कभी हाथी क्यों, दूसरे बंदर भी मैं देखता हूं कि बंदर अब शहर की ओर आ गए, बंदरों का समूह आ जाता है, समूह आ गया है और घर में किसी के घुस के आराम से सोता है, लेता है, सुकून मिलता है उसको। तो भोजन नहीं मिलेगा और मनुष्य की क्रूरता, दोनों कारण हो सकते हैं। जहां छाया की शेड, उसको चाहिए, आवास चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए और प्रेम चाहिए। प्रकृति के प्रेम से दूर ही हो गया, मनुष्य का प्रेम उसको मिल नहीं रहा है, तो फिर आक्रामकता होना बहुत स्वाभाविक है। और मेरी समझ है कि यही कारण है कि वो आक्रामक। निदान क्या इसका मानते हैं? इसका मतलब यह है कि पहला चीज कि जंगल को, वन को संरक्षित किया जाए पूरी तरह, और स्वच्छंद विचरण की उनको पूरी आज़ादी हो जीवों को। दूसरा चीज, उनके खाने पीने की जो चीज़ें हैं, अब फलदार वृक्ष को लगाए जाएं, और जिसे पहले चर्चा हो चुकी है कि जो इंडिजिनस रेसेज हैं, वनवासी जिसे हम मान सकते हैं, वो काफ़ी उनके नज़दीक हैं, और उनको यदि साथ लेकर चला जाए, इनको विकसित करने के लिए और संरक्षित करने के लिए, दोनों काम होना चाहिए। इनको विकसित होना चाहिए और इनको संरक्षित होना चाहिए। तीसरा काम यह होना चाहिए कि हम इसके प्रति, हम जहाँ हम हैं वहाँ भी नए आर्टिफिशियल, जिसे हम कह सकते हैं, आर्टिफिशियल तो नहीं है, एक वातावरण, आर्टिफिशियल वातावरण का निर्माण हमें करना चाहिए। अपने छतों पर फलाना ढकाना, यहाँ जहाँ जगह मिल सके वहाँ करना चाहिए। चलिए, तो वनों का जो बचाना है, पूरी जो बात आती है वो कहीं ना कहीं वनों के इर्द गिर्द ही आती है कि भाई अगर मानव और जो जीवों का संघर्ष है उसे आप रोकना चाहते हैं तो वनों के प्रति आपको काफी संवेदनशील होना पड़ेगा। हम कह रहे हैं तो वन के छोड़ के कोई बात ही नहीं करना उचित नहीं होगा। तो वनों को संरक्षित करना काफी अहम है, काफी जरूरी है। दोप्रिया, ये जानेंगे कि आप जैसे युवा किससे आप जुड़ी हुई हैं और युवा, खुद भी आप युवा हैं, तो जो नई तकनीक आई है, जैसे जीपीएस तकनीक आई है, अभी ड्रोन कैमरा ट्रैपिंग तकनीक आई है, अब एआई की बात हम कर सकते हैं कि एआई की तकनीक आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इनके जरिए किस तरह से, अगर टेक्निक की बात, अभी तो हम लोगों ने संवेदनशीलता की बात की, स्थानीय लोगों की बात की, लेकिन अगर उन्हें तकनीक से भी लैस कर दिया जाए तो कितना कारगर होगा, क्या देखते हैं आप इसे?
बेनिफिशियल भी है, इसके एडवांटेजेस भी हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। बेनिफिशियल ये है कि अगर बहुत बड़ा अगर एरिया है, विस्तृत अगर आपका फॉरेस्ट एरिया है, उसको कवर करना है, तो जो एनिमल्स हैं, स्पीशीज़ हैं प्लांट के, फ्लोरा के, फौना के, तो उनका अगर डेटा हम लोगों को इकट्ठा करना है, उनकी गतिविधि कैसी है, ठीक है, कोई अगर बीमार है, टैगिंग करना है, माइक्रोचिपिंग लगाना है, ठीक है। आजकल के ज़माने में जैसे सब कुछ एक्सटिंक्ट हो रहा है, सब कुछ अभी विलुप्तता के कगार पे है, तो आजकल डीएनए बैंकिंग भी स्टार्ट हुआ है, ताकि हम लोग जो लास्ट स्पीसीज हैं उनको भी अगर हम लोग संरक्षित कर सके, इक्का दुक्का जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, तो डीएनए क्लोनिंग, फिर आपका बैंकिंग, माइक्रो चिपिंग, ये सब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ड्रोन, कैमरा, और कैमरा भी इस तरीके से आजकल जो एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, वो लोग अपने तकनीक को इस तरीके से बना रहे हैं जो काफ़ी हद तक इको फ्रेंडली भी है, पर्यावरण मैत्री भी है, ताकि एनिमल्स को डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा ना हो, वो अपने प्राकृतिक माहौल में ही रहे। तो ये काफ़ी हद तक कारगर है। कम टाइम में इसका आपका टाइम भी बचेगा, टाइम के साथ आपका एनर्जी भी बचेगा, कॉस्ट कटिंग लॉन्ग टर्म में होगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। और फ़ायदा इसका है, मगर डेफिनेटली इसका भी कुछ यूसेजेस होना चाहिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे तरंगे भी निकलते हैं, रेडिएशन भी निकलेंगे, जो कहीं ना कहीं एनिमल्स के लिए और उनके अगल बगल के हैबिटेट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे काम करें ताकि उसके साइड इफेक्ट को थोड़ा सा कम किया जाए। मगर आज के ऐसे युग में जहाँ पे एआई डोमिनेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी जहाँ पे डोमिनेंट हो रहा है, तो उनको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सके, मगर ये समझते हुए कि हम लोग एआई के थ्रू हम लोग काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं, फ्यूचर के लिए हम लोग प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। बट वो चीज़ हम लोग ये समझे कि वो हम लोगों को कंट्रोल ना करे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमें लास्ट में वनस्पति को भी बैलेंस में रखना है। जो वन्य जीव हैं जिनके बारे में बात करें उनको भी वो बैलेंस काफी में रखना महत्वपूर्ण है। तकनीकें काफी महत्वपूर्ण है और हो भी रही हैं। अभी जैसे बाघों की गणना तकनीक के जरिए हो रही है, जीवों पर नियंत्रण रखा जा सकता है तकनीक के जरिए, लेकिन हमें ये भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि तकनीकों का जो है दुष्प्रभाव जीवों पर ना पड़े, वन्य पे ना पड़े, वन्य जीवों पर ना पड़े, ये कहना है देवप्रिया का। सुनील कुमार जी के पास हम चलते हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी बात हुई कि भाई जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट्स आए हैं या नई तकनीक आई है, उनका दुष्प्रभाव न पड़े, लेकिन अगर आप एक पत्रकार के तौर पे देखें तो वन्य जीव संरक्षण की दिशा में आपको क्या बाधाएं दिखती हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं और इन बाधाओं का निदान क्या देखते हैं आप? देखिए, जनरल अवेयरनेस से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आप देखेंगे शहर में लोग कुत्ता पाल रहा है, क्यों पाल रहा है? प्रेम तो है, लेकिन ये प्रेम का संकीर्णता देखिए कि हम वनों को विनाश करेंगे, घर में कुत्ता पालेंगे, लोग गाय भी पालता है। तो आप देखेंगे खास करके महिलाओं का एक अलग अटैचमेंट है पेट के साथ। कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, गाय तो हम माने पालक हैं ही। तो ये चीज यदि हम वनों तक ले जाएं, कनेक्ट करें जहाँ के वो एक्चुअल हैं, मैं नहीं मानता हूं कि हाथी प्रकृति का आवास उन्हें प्रकृति के आवास में दे रखा। मैं यह नहीं मानता हूं कि हाथी हमारा विनाश कर रहा है। हमने उसको इसके लिए विवश किया। यदि हम आपके घर में घुसेंगे तो जाहिर है कि आप वापस हमारी ओर आएंगे। यही हाल हुआ है। आप शिकार करके बाघों से नील करते गए देश को। सबसे अंतिम बार 1947-48 में बाघ देखा गया था सरगुजा में। जो देश बाघों के लिए जाना जाता था उसकी स्थिति ये हो गई है। तो जागरूकता, कानून सख्त से सख्त बने और हम एक दूसरे के जरूरतों को समझें। चलिए, तो कानून को भी सख्त करने की कहने की ज़रूरत है कि हम कानून को भी सख्त करें और एक दूसरे की ज़रूरत को समझें और प्रकृति से जो है वो हम प्रेम करें। डॉक्टर ठाकुर रविंद्रनाथ जी, अगर मैसेज देने की बात है, आज के दिवस में मैसेज काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, संदेश काफ़ी अहम हो जाता है आज के दिन, तो एक संक्षेप में संदेश लोगों को आप क्या देना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे वन्यजीव संरक्षण को लेकर? मैं ज़रूर चाहूँगा यह कहना कि हम सबों को मिल करके सरकार के साथ और इन पूरे वन्य जीवन को संरक्षित करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि हमारा भी जीवन सुरक्षित और संरक्षित रह सके। चलिए, तो वन बचेंगे, खतरे में हैं। वन रहेंगे तो हम रहेंगे। संरक्षण बहुत जरूरत है। देवप्रिया, संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को लीडर्स का रोल प्ले करना चाहिए, टॉर्च बेरर्स का रोल प्ले करना चाहिए, ताकि किसी भी स्पीशीज़ का, चाहे फ्लोरा हो या फौना हो, उसका अगर कंजर्वेशन करना है, प्रिजर्वेशन करना है, कोई भी अगर मुहिम चलाना है, आंदोलन हो या ड्राइव हो या प्लांटेशन हो, ऐसा प्लांटेशन हो, तो और साथ में जो कि
एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ के लिए, उनके लिए इको फ्रेंडली हो। चलिए। तो ये लीडर्स ये आगे इस चीज को स्टूडेंट्स चलिए, तो युवाओं की भूमिका काफी अहम हो जाती है। सुनील जी, एकदम संक्षेप में बताएं, क्या संदेश देना चाहेंगे? एकदम स्कूली जल्दी। शिक्षा से इसको जोड़ा जाए। जी। जैसे इन्वायरमेंट को आप कंपलसरी कर दिए हैं, लेकिन इन्वायरमेंट कौन पढ़ा रहा है? हिस्ट्री का टीचर चलिए, पढ़ा तो रहा है। स्कूली शिक्षा से कहीं ना कहीं जोड़ने की जरूरत है। स्कूल के पाठ्यक्रम में से अगर हम रखते हैं तो और भी बच्चे भी अवेयर होंगे। आप सभी यहाँ आए, आपने काफ़ी अहम समय दी और काफ़ी बेहतर चर्चा यहाँ पर हुई कि जीवों के संरक्षण को लेकर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो वनों को बचाने की ज़रूरत है और वन बचेंगे तभी हमारे जो जीव हैं वो बचेंगे। तो काफ़ी अहम चर्चा आज हुई। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ, किसी खास चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।